के इस वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक है जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जो आपको क्रोमोसोम से संबंधित है, क्रोमैटिन थ्रेड से संबंधित है, जीन से संबंधित है, डीएनए से संबंधित है। जिसे प्राय छोटे बच्चों से लेकर के हायर एजुकेशन तक ये सब समस्याएं पड़ी रहती हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत ही बेसिक जेनेटिक से संबंधित चीज़ों को आपके सामने इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ टर्म आपके सामने लिखे गए हैं व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ पर ये एक सेल मान लिया गया है और ये एक एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के बाहर की बाउंड्री को आप देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसको हमने यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। आप सबको यह आइडिया होना चाहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जितने भी एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल की बाहर की बाउंड्री को बोलते हैं। ये आपको लिविंग होती है, सिलेक्टिव परमिएबल आपको होती भी है और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से बनी होती है। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो है, जो आज की डेट में जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल दिया गया भी है, जिसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम सिंगर और निकोलसन है, उसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट को प्रायोरिटी दी गई है। तो अगर ये कोई एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस होगा, जिसको हम यहाँ निकनेम से हार्ट या ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। एक नॉर्मल आपको न्यूक्लियस के अंदर उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आपको रेस्टिंग फॉर्म में, आपका विरामावस्था में जो आपको कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसी को ही हम यहाँ क्रोमैटिन थ्रेड के नाम से आप जानते हैं। इसमें हमने लिखा हुआ भी है रेस्टिंग फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जो कि प्राय आपको इंटरफेज अवस्था में आपको पाया जाता भी है। इंटरफेज को समझने के लिए आपको सेल डिवीजन के बारे में आपको समझना होगा। आप सीधे सीधे यही समझिएगा कि कोई भी ऐसा आनुवंशिक पदार्थ जो रेस्टिंग अवस्था में पड़ा हुआ हो, विरामावस्था में पड़ा हुआ हो, जिसको इंटरफेज में हम नोटिस कर सकते हैं। उसमें एक वैज्ञानिक है जिनका नाम एमिल हिड्स है, उन्होंने ही इस क्रोमैटिन थ्रेड शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। जब यही क्रोमैटिन थ्रेड अपने आप को सेल डिवीजन करने के लिए तैयार करता है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोफेज या मेटाफेज में, यही इसी का एक्टिव जो फॉर्म होता है, इसी को एक वैज्ञानिक है जिनका नाम वाल्डेयर है, उन्होंने इसको क्रोमोसोम नाम दिया। इसको आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा भी गया है, इसकी प्रॉपर्टी फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से आप जानते भी हैं। आपको जानकारी भी होगी क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हॉफमिस्टर, जिन्होंने आपको टेडेसिया प्लांट के पोलन ग्रेन में सबसे पहली बार इसको इंडिकेट किया था। आपके सामने दिखाई दे रहा है ये क्रोमोसोम का एक एम्पिरिकल स्ट्रक्चर है। इस क्रोमोसोम के देख रहे हैं कि मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम में आपको देख रहे हैं सेंटर में सेंट्रोमियर है और ये दो क्रोमैटिड पाए जाते हैं। इसी दोनों क्रोमैटिड के ऊपर जो जीन पाया जाता है, जीन का मतलब होता है कैरी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जीन को सबसे पहली बार एक वैज्ञानिक है जिनका नाम जॉनसन है, उन्होंने खोया था। और क्रोमोसोम की जिस जगह पर जीन पाया जाता है, उसी को हम यहाँ लोकस के नाम से आप जानते भी हैं। और जो जीन बना होता है वो आपको केमिकल लेवल पर कहा जाए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है। इसमें आप देख रहे हैं पॉली का मतलब होता है मेनी, और न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो न्यूक्लिक एसिड की यूनिट होती है। और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत प्राय डीएनए और आरएनए का नाम आता है। यहाँ पर आप देखिए कि न्यूक्लियोटाइड को दो फॉर्म में आपको डिवाइड किया गया है, जो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। जो न्यूक्लियोसाइड देख रहे हैं उसमें बेस और शुगर पाया जाता है। जो शुगर आप देख रहे हैं वो पेंटोज है, जिसमें आपको राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आपको पाया जाता है। जो राइबोज होता है वो आरएनए में होता है और जो डीऑक्सीराइबोज होता है वो डीएनए में आपको पाया जाता भी है। और डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज आपको होता भी है वो कार्बन नंबर सेकंड पर ऑक्सीजन आपको नहीं होता है, इसलिए उस राइबोज का नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबोज, जो कि आपको टोटल मोनोसैकेराइड के अंदर आपको आता है। इसमें आप देख रहे हैं जो बेस आपको है, इस बेस की आपको दो पार्ट है। आप देख रहे हैं प्यूरिन है और एक पिरिमिडीन है। प्यूरिन का जो एक एम्पिरिकल स्ट्रक्चर दिया गया है जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में है, जिसमें कार्बन नंबर आप देख रहे हो 1, 3 और 7 और 9 पर नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ भी, जिसमें एक बेंजीन रिंग और एक पेंटेन रिंग की पूरी प्रॉपर्टी है। हालांकि ये एम्पिरिकल स्ट्रक्चर है। उसमें आप देख रहे हैं पिरिमिडीन में सिर्फ एक ही आपको बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी आपको इंडिकेट है। उसके बाद आप देख रहे हैं प्यूरिन में आपको दो नाम है, एडेनिन और ग्वानिन। वहीं पर आप देख रहे हैं पिरिमिडीन में तीन नाम आते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। थायमिन जो होता है वो डीएनए में होता भी है और आरएनए के अंतर्गत यूरेसिल की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती है। तो ये आपको जो सामने दिया गया है ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको जेनेटिक्स के अंतर्गत छोटे से लेकर के हायर एजुकेशन तक के बच्चों के केस में ये प्रॉपर्टी आपको देखी जानी चाहिए। इसी को लेकर के जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते भी हैं तो हमारे सामने आपको नाम शब्द आता है एलील। एलील को जो होता भी वो शब्द ये भी जॉनसन ने दिया हुआ भी है, और एलील हमेशा भी इस्तेमाल होता है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है।
जैसे हमेशा जो तुलना होती है, चाहे शेप का शेप में होगा, चाहे कलर का कलर का होगा, नंबर का नंबर के केस में आपको होता है, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि जो भी चीज मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर हो, जिसको हम देख सकते हैं, या फिनोटाइपिक लेवल पर हो, उसके अंदर ही आपको एलील की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती है। उसका अगर हम सबसे सिंपल सा एग्जांपल आपको देखें एलील का, तो आपके सामने आता है जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, या इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है, या कोडोमिनेंस है, ये सभी जितने भी नाम हम ले रहे हैं, इसके अंतर्गत आपको एलील की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। लेकिन वहीं पर हम नॉन एलील की बात करें, तो नॉन एलील का सबसे अच्छा जो एग्जांपल आपको मिलता भी है, जो मेंडल का जो सेकंड लॉ है, जिसको हम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से आप जानते भी हैं, जो कहीं न कहीं लिंकेज का अपवाद है। तो इसी सब चीजों के आधार पर यह प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि आपको एलील क्या होता है। उसी में जेनेटिक्स में कुछ शब्द और मिलते हैं, जैसे वाइल्ड कैरेक्टर। वाइल्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो जेनेटिकली प्योर हो, मतलब सीधे सीधे कहा गया भी है उसके अंतर्गत किसी तरह का कोई भी म्यूटेशन न हुआ हो, ऐसे कैरेक्टर को हम यहाँ वाइल्ड कैरेक्टर के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। प्राय जेनेटिक्स के अंतर्गत प्राय देखा जाता है कोई भी पेरेंट जो होता है, चाहे उसमें जो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, डोमिनेंट को पूरे जेनेटिक्स कैरेक्टर में हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता भी है, और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर में आप इंडिकेट करते हैं। और कभी भी कोई भी जेनेटिक्स में अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी कैरेक्टर है, तो अगर उसका एक भी अगर एलील अगर होगा तो पूरे अपने कैरेक्टर को शो करेगा। जबकि रिसेसिव में जब तक वो पेयर में नहीं होगा, जिसको हम सीधे सीधे होमोजाइगस बोलते हैं, अगर वो होमोजाइगस फॉर्म में अगर रिसेसिव नहीं है, तब तक अपने पूरी प्रॉपर्टी को आपको इंडिकेट नहीं कर पाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नाम और आते हैं, जैसे स्प्लिट जीन। स्प्लिट का मतलब ये होता है बिखराव, और उसके आधार पर अगर आपको देखा जाए आज के डेट में जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट है कि एक जीन दूसरे जीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और कैसे अपने अपने प्रभाव को दिखाता है। जैसे प्रोकैरियोट के अंतर्गत जीन के एक्सप्रेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसको हम यहाँ ओपरान मॉडल के नाम से आप जानते हैं। ओपरा का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन, और जिसके आधार पर इश्चेरिशिया कोलाई में जैकब और मोनॉड दो वैज्ञानिकों ने आपको प्रोकैरियोट में कैसे जीन काम करता है उसको ले करके उन्होंने एक सीक्वेंस बताया, जो कि सीक्वेंस पूरी तरह से कास्केड पैटर्न पर डिपेंडेंट है, जिसमें रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर यूकैरियोट में आप आते हैं, यूकैरियोट में ब्रिटन डेविडसन मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम यहाँ कहीं कहीं स्प्लिट जीन बोलते हैं। उस स्प्लिट जीन के अंतर्गत कोडान, इसमें हम नाम लेते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी वह जीन जो अपने प्रभाव को दिखा सके, उसके लिए कोडिंग सीक्वेंस आता है, और जिसके पास कोडिंग सीक्वेंस नहीं होता भी है, अपने प्रभाव को नहीं दिखा सकता है, उसको हम यहाँ इंट्रॉन के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में छोटी सी बेसिक जो चीजें हैं जो आपके सामने इंडिकेट की गई हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको कर सकते भी हैं कि लगभग और भी पूरी प्रॉपर्टी जेनेटिक से संबंधित आपको इंडिकेट आपको होगी।